बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ कि MTH 104 फाइनल टर्म की जो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन है, MTH 104 की जो ऑब्जेक्टिव है MCQs वो हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम हाजिर हैं सब्जेक्टिव पार्ट के साथ। तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेस्ट वीडियो होने जा रही है, जिसमें तकरीबन 42 क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें सबसे पहले। वीडियो को आपने बाद में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन वीडियोज़ है फाइनल टर्म और मिड टर्म के लिए, वो भी अपलोड है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत ही बेस्ट वीडियो होगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों में, कंसेप्ट पे फोकस करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला आप वहाँ पे आप इसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। बाकी MTH 100, MTH 101, MTH 202, MTH 104 अब आ गई है, ठीक है। और इस तरह के तमाम जो पाक 522, फिज़िक्स 101, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पावर ऑफ कंटिन्यूम। पावर ऑफ कंटिन्यूम किसको कहते हैं? ए सेट A इज़ सेट टू हैव पावर ऑफ कंटिन्यूम इफ़ A हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज द यूनिट इंटरवल I इज़ इक्वल टू 0,1। तो देखें, इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अगर कोई सेट A है हमारे पास, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है अगर उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो किसके बराबर है या किसके सेम है, I इज़ इक्वल टू 0,1। इस इंटरवल को यूनिट इंटरवल भी बोलते हैं। अगर कोई भी सेट A हमारे पास है तो अगर उसकी कार्डिनैलिटी इस इंटरवल के बराबर है या इस इंटरवल की तरह सेम है, यूनिट इंटरवल के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि उस सेट A के पास क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कोई भी सेट A अगर उसके पास जो पावर ऑफ कंटिन्यूम तब होगा जब उसकी कार्डिनैलिटी इस यूनिट इंटरवल के बराबर होगी। अब कार्डिनैलिटी किसको बोलते हैं? कार्डिनैलिटी किसी भी सेट में मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम उसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं या कार्डिनल नंबर, ठीक है। किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेट हमारे पास सेट यहाँ पे देखें कि जो ये आपको देखें, आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंटरवल है, लेकिन इंटरवल जो होता है वो सेट भी होता है। आपने याद रखना है कि हर इंटरवल जो है वो हमेशा एक सेट भी होता है। तो ये देखें, ये इंटरवल है हमारे पास। अगर इसकी कार्डिनैलिटी देखें कि 0,1 इंटरवल के बराबर है, तो देखें इसके पास, इस सेट के पास क्या होगा, पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा, या इस इंटरवल के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है, क्योंकि ये जो सिंबल है इसका मतलब है कि इसकी कार्डिनैलिटी इसके बराबर है। आल्सो 0,1 की जो कार्डिनैलिटी है, कार्डिनल नंबर है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्पेशल किस्म का एक लेटर C है, इसको हम, ये जो लाइंस दो हमने लगाई हैं, इसका मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ 0,1 या कार्डिनैलिटी ऑफ 0,1 इंटरवल वो किसके बराबर होती है? C के बराबर होती है। और जितने भी दुनिया में इंटरवल हैं, चाहे वो ओपन इंटरवल हैं, चाहे वो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल हैं, चाहे वो फुल ओपन इंटरवल है, तमाम के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम होता है। आपने याद रखना है, ठीक है। कोई भी इंटरवल हो उसके पास हमेशा पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा। और दूसरा कि रीसेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो भी, उसकी कार्डिनैलिटी भी 0,1 इंटरवल के बराबर होती है, सेम होती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो कार्डिनैलिटी होगी वो भी C के बराबर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो 0,1 इंटरवल है इसकी कार्डिनैलिटी C के बराबर है। तो जब सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इसके बिल्कुल सेम है, इसकी कार्डिनैलिटी सेट ऑफ रियल नंबर्स की दोनों की बराबर है, तो हम बोल देंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो कार्डिनैलिटी है वो C के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज़ पावर ऑफ कंटिन्यूम। पावर ऑफ कंटिन्यूम, किसी सेट के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम कब होगा? जब उसकी कार्डिनैलिटी यूनिट इंटरवल के बराबर होगी। तो जितने भी दुनिया में इंटरवल्स हैं, तमाम की कार्डिनैलिटी जो होती है वो I के बराबर होती है या यूनिट इंटरवल के बराबर होती है। इसलिए इन तमाम इंटरवल्स के पास क्या होता है? पावर ऑफ कंटिन्यूम होता है। नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ पावर ऑफ कंटिन्यूम। आपने प्रूव करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्या है, उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम मौजूद है। तो इसमें हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे प्रूफ करने के लिए कि सबसे पहले हम देखेंगे, हम शो करवा देंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये इक्विपोटेंट है। ये जो सिंबल है इक्विपोटेंट है, इक्विपोटेंट की सिंबल है, ये वाली सिंबल जो है इक्विपोटेंट है, या इसका मतलब होता है कि इन दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी क्या है? बराबर है। जिनके दरमियान ये सिंबल होगा हम बोलेंगे कि इनकी कार्डिनैलिटी बराबर है। सबसे पहले हम शो करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनैलिटी -1,1
ओपन इंटरवल के बराबर है। फिर हम शो करेंगे कि -1,1 की कार्डिनैलिटी जो है वो 0,1 क्लोज्ड इंटरवल के बराबर है। तो यहाँ से हम फिर ट्रांजिटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से हम फिर अप्लाई करेंगे, इम्प्लाई कर देंगे कि जब ये सेट जो है वो इसके बराबर है और ये सेट जो है वो इसके बराबर है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स फिर इसके बराबर होगा। तो हम शो करवा देंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इक्विपोटेंट है 0,1, यानी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो कार्डिनैलिटी है वो 0,1 के बराबर है। तो जो सेट की कार्डिनैलिटी इसके बराबर होती है उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको तरतीब बता दी है कि क्या करना है। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे f फ्रॉम रियल नंबर के सेट से -1,1 का जो इंटरवल है। सेट ऑफ रियल नंबर से हमने इस इंटरवल पर एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x एब्सोल्यूट वैल्यू, x ओवर 1 प्लस x एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियरली वैल्यूज़ ऑफ f बिलोंग्स टू -1,1। तो आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालें, इस फंक्शन में x की जगह पे कोई भी रियल नंबर डालें तो आपकी वैल्यू हमेशा इसी इंटरवल से बिलोंग करेगी। ठीक है, ये मैंने चेक भी करवाया है आपको। 1 डाला हमने तो आंसर 1/2 आया, जो कि ज़ाहिरी बात है 1/2 किसके बराबर होता है 0.5, तो 0.5 इसी इंटरवल में आता है। इसी तरह f-2 यानी कि -2 जब डाला तो इसका आंसर -2/3 आया। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो गर्ज आप कोई भी रियल नंबर डालें इस फंक्शन में, उसकी वैल्यू हमेशा इसी इंटरवल में आएगी। तो देखें यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये 1 to 1 है, यानी इसमें हम एक रियल नंबर डालते हैं और हमें एक ही वैल्यू मिलती है। एक रियल नंबर डालते हैं और एक ही हमारे पास क्या आता है, एक वैल्यू ही हमें मिलती है। तो सिंस आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप x का एब्सोल्यूट वैल्यू है, x का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किससे लेस होगा, 1 प्लस x का एब्सोल्यूट वैल्यू। x का एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होता है x के एब्सोल्यूट वैल्यू से। लेकिन जब आप एक तरफ +1 कर दें, यहाँ पे +1 कर दें तो ये चीज़ जो होगी, ये चीज़ जो है वो ग्रेटर होगी, ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी, ये चीज़ लेस हो जाएगी। तो देखें x का जो मॉड है वो लेस हो जाएगा 1 प्लस x का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से लिखी है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों बराबर होती हैं लेकिन एक तरफ अगर आप +1 कर दें तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है। इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखें अगर आप इस फंक्शन का, ये वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह का बनता है। ये देखें ये इस तरह का बनता है और इसकी वैल्यूज़ हमेशा 1, ये हमारी वाई एक्सिस पे 1 है और ये वाई एक्सिस पे -1 है। तो देखें आप कोई भी इसमें रियल नंबर डालेंगे इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान में ही रहेगी। ठीक है, तो देखें जब आप इस पर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या होता है, वो ये टेस्ट होता है कि किसी फंक्शन को अगर आपने चेक करना है कि वो 1 to 1 है तो आप उसके ग्राफ पर हॉरिजेंटल लाइंस लगाएं। अगर वो फंक्शन के ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रही है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 to 1 होगा। तो आप इस पर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन लगाएं, ये फंक्शन का ये वाला जो ग्राफ है तो ये एक जगह पे ही कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 to 1 भी है। तो जब 1 to 1 होगा तो ऑन टू, तो ज़ाहिरी बात है ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ये होता है कि कोई आपने उसमें वैल्यू डाली और हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलती है, ये होती है ऑन टू। यानी कि फंक्शन में आपने कोई वैल्यू डाली है और उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई ज़रूर वैल्यू मिले, ये ऑन टू होता है। और 1 to 1 होता है कि एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू ही मिलना। तो जब कोई फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम बोल देते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो दोनों फिर अगर जिनके दरमियान, दो सेट्स के दरमियान जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो वो दोनों सेट्स क्या हो जाती हैं, इक्विपोटेंट हो जाते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो देखें हमने इन दो सेट्स के दरमियान ये फंक्शन डिफाइन किया था और ये फंक्शन क्या निकला, बाइजेक्टिव निकला। तो ये दो जो हैं r और -1,1 जो है ये क्या निकले, ये दोनों कार्डिनैलिटी बराबर निकली। अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो जितने भी दुनिया में इंटरवल हैं वो किसके इक्विपोटेंट होते हैं, वो इक्विपोटेंट होते हैं 0,1 यूनिट इंटरवल। ठीक है, जितने भी दुनिया में इंटरवल हैं वो उनकी कार्डिनैलिटी इस इंटरवल के बराबर होती है। तो देखें जब सेट ऑफ रियल नंबर्स इसके इक्विपोटेंट है और ये सेट जो है वो इसके इक्विपोटेंट है, तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इसके इक्विपोटेंट होगा। तो देखें मैंने यहाँ पे ये चीज़ साबित कर दी कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इक्विपोटेंट है 0,1। ठीक हो गया क्लोज्ड इंटरवल के। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के पास क्या है, पावर ऑफ कंटिन्यूम मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर सेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यूनिट इंटरवल I। एक सेट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का है जिसको हम 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा सेट हमारे पास क्या है 0,1।
यूनिट इंटरवल, ठीक है। यूनिट इंटरवल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x हमारा 0 और 1 के दरमियान होगा और 0 और 1 इसमें शामिल होंगे। और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया p से i तक, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से यूनिट इंटरवल पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ n इज़ इक्वल टू 1/n इज़ 1 to 1। तो हमने ये चीज़ शो करनी है कि ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है, ठीक है। 1 to 1 का क्या मतलब है कि हमने शो करवाना है कि वो एक वैल्यू के लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन मैथमेटिक्स में उसके लिए एक और तरीक़ाकार है। वो मैं सबसे पहले आपको फार्मूली बता देता हूँ कि जब आप इसमें फंक्शन में 1 डालेंगे तो हमें 1 मिलेगा, आंसर 1/1 1 जो कि i से बिलोंग करेगा। f2 डालेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 0.5 ये भी इंटरवल से है। तो देखें हर एक वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा 1 to 1 है, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली साबित करना है। तो मैथमेटिकली कैसे साबित करते हैं कि हम दो इमेजेस ले लेते हैं। इमेजेस क्या होती हैं, जब फंक्शन में हम कोई नंबर पुट कर देते हैं तो वो जो वैल्यू हमें मिलती है तो वो हमारी इमेजेस होती हैं। हमने क्या किया, हमने फंक्शन में दो नंबर्स n1 और n2 पुट किए, फंक्शन में हमने n1 और n2 पुट किए, तो हमें जो इमेजेस मिली वो f ऑफ n1 और f ऑफ n2 है, और हमने लेट किया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब आपने फंक्शन में n1 पुट किया तो ये 1/n1 आ गया, क्योंकि फंक्शन हमारा 1/n है ना, तो n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, n1। n की जगह पे n2 पुट किया तो 1/n1 इज़ इक्वल टू 1/n2, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इसी को अप्लाई किया कि फंक्शन में जो n1 है, ठीक है, फंक्शन हमारा जो है वो 1/n है, n की जगह पे हमने n1 किया तो ये आया, n की जगह पे हमने n2 किया तो ये चीज़ आई। अब ये दोनों बराबर हैं तो हमने इनको बराबर रख लिया, तो इनका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी बराबर आएगा, यानी n1 इज़ इक्वल टू n2। तो जब हमने दो फंक्शन की इमेजेस लेके बराबर इमेजेस लेके चले थे तो हमें हमारे अगर नंबर भी बराबर आ गए तो हम ये चीज़ हमें शो हो जाएगी कि यार जो नंबर हम लेके चले थे वही बराबर थे, ठीक है। हमने फंक्शन की दो इमेजेस ली, लास्ट पे हमने शो करवा दिया कि जो नंबर जिन नंबर्स की ये इमेजेस थी वो नंबर्स ही एक्चुअली क्या थे, वो बराबर थे। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 to 1 है, और कोई भी फंक्शन जो 1 to 1 होता है उसकी कार्डिनैलिटी जो है दो सेट्स के दरमियान जो फंक्शन अगर 1 to 1 हो तो उनकी कार्डिनैलिटी वो लेस दैन आर इक्वल टू होती है। तो देखें p और i के दरमियान जो फंक्शन था ये 1 to 1 था, तो ये हमारा p की कार्डिनैलिटी लेस दैन आर इक्वल टू i हो गई। बट लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी जो है वो यूनिट इंटरवल के कभी भी बराबर नहीं होती। तो ये इक्वल वाला केस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी लेस हो जाएगी सेट ऑफ यूनिट इंटरवल जो है उसकी कार्डिनैलिटी से, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स और आई की जो कार्डिनैलिटी है वो कभी भी सेम नहीं होती, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो ये सेम वाला केस, इक्वल टू वाला केस ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ लेस देन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन जो है वो अगर ठीक है 1 to 1 हो तो फिर उसके लिए ये हम केस लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे केस क्या, एक केस फेल हो गया क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आई के बराबर कार्डिनैलिटी नहीं होती, तो हमने इक्वल टू वाला साइन ख़त्म करके सिर्फ लेस देन वाला साइन लेके चल पड़े। अब हमारे पास है कि प्रूव दैट एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट इज़ इक्वल टू एल्फ नॉट। देखें ये एल्फ नॉट जो होता है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह यूनिट इंटरवल की कार्डिनैलिटी सी होती है ना, इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट होती है। तो आपने प्रूव करना है कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट बराबर है एल्फ नॉट के। हम दो सेट्स लेते हैं, एक इवन नंबर्स का सेट लेते हैं और एक ऑड नंबर्स का सेट ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये एफ सेट है, ठीक है, और ये ई सेट है, ये एफ सेट है और ये ई सेट है और ये एफ सेट है, ठीक है। अब ई की कार्डिनैलिटी क्या है, वो भी एल्फ नॉट है, क्योंकि जितने भी नंबर जिनकी हम कार्डिनैलिटी जिनको हम मैप कर सकते हैं 1 2, जिनकी हम दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये अगला चौथा एलिमेंट है, इस तरह करके जिस सेट के एलिमेंट्स को हम इस तरह गिन सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा, वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के कार्डिनैलिटी के बराबर होगा। और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी होती है एल्फ नॉट। तो देखें इस सेट के एलिमेंट्स को हम इस तरह तरतीब दे सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, एल्फ नॉट है। और इसको भी हम इसी तरह 1 3 5, इसको 1 फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव्थ, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से मिलती है। तो इसकी कार्डिनैलिटी किसके बराबर होगी, एल्फ नॉट के। अब देखें इन दोनों का अगर यूनियन लें दोनों सेट्स का, इसमें
इवन इंटीजर्स हैं, इसमें ऑड है। तो आपको क्या मिलेगा, जब यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपको मिल जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर आप इन दोनों का कार्डिनैलिटी फाइंड करें, ई यूनियन एफ़ की कार्डिनैलिटी अगर फाइंड करें तो वो भी एल्फ नॉट है, क्योंकि ई यूनियन एफ़ किसके बराबर है, पी के। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी किसके बराबर होती है, एल्फ नॉट के। तो इसका मतलब ये है कि ई यूनियन एफ़ की जगह अगर आप कार्डिनैलिटी फाइंड करें वो भी एल्फ नॉट के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ई की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट थी, एफ़ की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट थी, और दोनों का यूनियन के लिए हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है कि यूनियन के लिए हम प्लस इस्तेमाल करते हैं। तो एल्फ ना ई यूनियन एफ़ की जगह पे हमने ई यूनियन एफ़ की जगह पे क्या लिखा, ई की जगह पे भी एल्फ नॉट, यूनियन की जगह पे प्लस, और एफ़ की जगह पे एल्फ नॉट, और इस तरफ तो वैसे ही एल्फ नॉट था। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट इज़ इक्वल टू एल्फ नॉट। इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सी प्लस सी इज़ इक्वल टू सी। दो आप इंटरवल्स ले लें, एक इंटरवल ये ले लें 0,1 2, और दूसरा डी इंटरवल ले लें 1 2,1। सबसे पहले आप इसकी जो कार्डिनैलिटी है, जितने भी इंटरवल्स हैं उसकी कार्डिनैलिटी सी होती है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनैलिटी भी सी है, इसकी कार्डिनैलिटी भी सी है। फिर आपने क्या करना है कि इसका यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो आपके पास यूनिट इंटरवल आएगा। ये दोनों का यूनियन किसके बराबर आएगा, 0,1 क्लोज्ड इंटरवल के। तो वहाँ से फिर क्या होगा, वहाँ से फिर आप सेम वही प्रोसीजर कि इस सेट की कार्डिनैलिटी सी थी, दरमियान में यूनियन था, यूनियन की जगह पे प्लस लिखें। इस सेट की कार्डिनैलिटी भी सी थी, तो दरमियान में प्लस के साथ सी लिखें। और दूसरी तरफ आपका 0,1 बना था इंटरसेक्शन यूनियन लेके, तो इसकी कार्डिनैलिटी तो सी है, हमें पता है इस इंटरवल की। तो देखें सी प्लस सी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ऑर्डर्ड सेट और पो सेट, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट भी इसको बोलते हैं और पो सेट भी बोलते हैं। पो सेट का क्या मतलब है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट। सपोज आर इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट एस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़। अगर कोई भी रिलेशन है हमारा सेट एस पर, अगर वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन है, ठीक है, या ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेट एस है हमारे पास और उस पर हमने एक रिलेशन आर डिफ़ाइन किया है, और रिलेशन अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट है वो हमारा ऑर्डर्ड सेट है या पोस्ट सेट है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एस, अगर आप सेट एस में से कोई भी एलिमेंट ए लें तो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट लाजमी होना चाहिए। अब ये रिलेशन जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या वहाँ पे हमें गिवन होगा कि रिलेशन डिविजिबिलिटी का है, सबसेट का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल जर्नली ये डिफ़ाइन किया है कि अगर फ़र्ज़ करें लेस देन का रिलेशन है, लेस देन, ये हम आगे जाके इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर होगा कि अगर आप सेट एस का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो हर सेट जो है वो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, यानी ए जो है वो रिलेट करना चाहिए ए के साथ। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अब एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, यानी अगर कोई एलिमेंट ए बी से रिलेट कर रहा है और बी एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा है, तो ये उसी सूरत में मुमकिन होना चाहिए अगर ए बराबर बी के है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए जो है वो भी सी से रिलेट करना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। तो हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। देन आर इज़ कॉल्ड पार्शली ऑर्डर आर सिंपली एन ऑर्डर रिलेशन। तो हम आर को क्या करेंगे, पार्शियल ऑर्डर या सिंपल ऑर्डर रिलेशन भी बोलेंगे। इसकी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे 2। द सेट एस विद दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर सेट। तो जो सेट एस है, क्योंकि जिस सेट एस पर हमने ये रिलेशन डिफ़ाइन किया है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, वो ऑर्डर सेट होगा। फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर रिलेशन है, ये इसको हम यूजुअल ऑर्डर बोलते हैं। लेस देन आर इक्वल टू का जो रिलेशन है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, ये एक ऑर्डर रिलेशन है। यानी अगर आप ये रिलेशन लें, जो मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशन आपको बताया जाएगा, अब अगर हम रिलेशन लें लेस देन आर इक्वल टू का और सेट हमारा हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये एक ऑर्डर रिलेशन बनता है। कैसे बनता है कि अगर आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से कोई भी एलिमेंट ए लें तो हर एलिमेंट जो है वो अपने बराबर होता है या लेस होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमने 2 लिया, तो 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 है, क्योंकि इसमें जो
दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है, या लेस वाली या इक्वल वाली। तो लेस वाली तो नहीं होगी लेकिन इक्वल है, टू जो है वो टू के इक्वल है। तो जब एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो देखें ये जो है, फिर आप कोई भी एलिमेंट लें वो अपने आप के बराबर लाजमी होता है। तो हम बोलेंगे कि ए रिलेटेड टू ए, या ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए। तो अगर देखें ए हमारा कोई एक एलिमेंट टू जो है वो लेस भी है किसी एलिमेंट से और ग्रेटर भी है, यानी आपने एक एलिमेंट लिया टू लेस दैन टू, और टू को आप इस टू को पहले ले जाएं फिर भी ये वही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरह का केस हो तो ये टू जो है वो टू के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट अपने आप के दूसरे एलिमेंट से बराबर भी है, छोटा भी है और बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखें टू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू टू है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इस टू को अगर आप पहले ले जाएं तो ये वाला टू भी लेस देन आर इक्वल टू, इसको आप इसको ए कह दें और इसको बी कह दें। यहाँ पे ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बी हो गया, और यहाँ पे इसकी आप पहले ले आएँ, बी को पहले ले लेकिन टू जो है फिर भी लेस देन आर इक्वल टू टू होगा। इसका मतलब ये है कि ए बराबर बी के है, यानी टू बराबर टू के है। तो यहाँ से एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी कि कोई भी एलिमेंट लें वो अपने आप से लेस होगा या इक्वल होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में से। अगर कोई एलिमेंट ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बी है और बी जो है वो किसी तीसरे एलिमेंट से लेस देन आर इक्वल टू है, तो देखें वहाँ से जो ए होगा वो तीसरे एलिमेंट से लेस देन आर इक्वल टू होगा। फ़र्ज़ करें टू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू थ्री है और थ्री जो है वो लेस देन आर इक्वल टू फोर है, तो टू जो है टू वो लेस देन इक्वल टू फोर होगा ना। तो ये देखें ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो तमाम रियल नंबर, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई करती है। तो जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है विद दिस रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है लेस दैन आर इक्वल टू का जो रिलेशन है, ये इसके साथ क्या है, एक ऑर्डर रिलेशन है और एक ऑर्डर सेट है। क्योंकि ये ऑर्डर रिलेशन इस पे हमने डिफ़ाइन किया और उसने तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, पोस्ट सेट बन गया या ऑर्डर सेट बन गया। ठीक है, ये आपको आ सकता है पेपर में, ठीक है, कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद दिस रिलेशन लेस दैन आर इक्वल टू, वो प्रूव करें कि वो पोस्ट सेट है या ऑर्डर सेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने साथ मिसाल दे के, जिस तरह मैंने आपको समझाया है ना, ये आपने जर्नल चीज़ें भी लिखनी है और साथ मिसाल दे के भी समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट सी बी एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स, द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन इज़ द पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ सी। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास सी जो है उसमें क्या है, सी हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट्स है। यानी कलेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पर सेट मौजूद हैं। यानी पहले तो हमने ऐसे सेट पढ़े थे ना जिनके अंदर नंबर्स मौजूद हैं एलिमेंट्स के तौर पर, लेकिन ये जो सी है इसमें क्या है, इसमें एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पर भी सेट मौजूद है। तो हमने ये शो करवाना है कि जो सेट इंक्लूजन है, इसको क्या पढ़ते हैं, सेट इंक्लूजन या सब सेट रिलेशन। ये रिलेशन कौन सा है, सब सेट रिलेशन या क्या है, ये हमारे पास सेट इंक्लूजन या सब सेट रिलेशन, ये पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ सी है। यानी ये जो सी होगा वो उसमें जो सेट्स हैं, ये सब सेट का जो रिलेशन है वो भी पार्शियल ऑर्डर होगा या वो सेट होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हमने एक सेट ए ले लिया, फ़र्ज़ करें हमने सेट ए लिया जो कि बिलोंग करता है कलेक्शन ऑफ सेट सी से। तो हमने पढ़ा है कि हर सेट जो है वो अपने आप का सब सेट होता है। आपने याद रखा है कि ये सेट थ्योरी का एक टॉपिक है कि हर सेट जो है वो अपने आप का सब सेट होता है। तो जब हमने ए लिया तो ए जो है वो अपने आप का सब सेट होगा, तो हम लिखेंगे ए सब सेट है ए का। तो या इसको हम लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए। तो ये देखें ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो सेट्स अगर हम ले लें ए और बी सी से, ए और बी हमने सेट लिए कलेक्शन ऑफ सेट्स सी से, तो वहाँ से हमने देखा कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ये उसी सूरत में होगा जब दोनों सेट्स बराबर होंगे। तो ये तो भाई एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है जो हमने ऊपर एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर हम तीन सेट्स ए बी सी ले लें कलेक्शन ऑफ सेट्स में से, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए जो है वो भी सी का सबसेट होगा। तो देखें यहाँ से हमने कहा कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। तो जो सेट इंक्लूजन का रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और जो सेट सी है वो क्या बन जाएगा, पोस्ट सेट बन जाएगा या पार्शियल ऑर्डर सेट बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है कि नोट द डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज पार्शियल ऑर्डरिंग। ये भी आपको आ सकता है प्रूव करने के लिए कि जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। तो हर नंबर जो है, सबसे पहले देखें यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको इसकी बता देता हूँ कि अगर आप लें 2, फ़र्ज़ करें आपने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके पास, तो देखें अगर हमारे पास सेट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है और हमने रिलेशन ऊपर डिविजिबिलिटी का अप्लाई किया है, तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लें, फ़र्ज़ करें हमने 2 लिया, तो हर एलिमेंट अपने आप को 2 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है 2 रिलेटेड टू 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 एलिमेंट्स अपने आप को, फ़र्ज़ करें 2 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है और ये 2, इस 2 को हमने ए बोला है और नीचे वाले 2 को हमने बी बोला है। अब आप बी वाले 2 को ऊपर ले जाएं, यानी इस 2 को ऊपर ले गए नीचे वाले को, और ये वाला ऊपर वाला नीचे ले गए, तो 2 यानी बी डिवाइड्स ए, यहाँ पे ए डिवाइड्स बी, यहाँ पे बी डिवाइड्स ए। तो जब दो नंबर्स अपने आप को बराबर डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर्स बराबर होंगे, ए बराबर बी के। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 2 के बराबर ही होगा। जब ए जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है ये भी क्या है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर, ये हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4 6 12 24। इसको हमने इस पे ऑर्डर जो रिलेशन डिफाइन किया वो डिविजिबिलिटी का है। राइट 3 चेन्स ऑफ दिस सेट। तो देखें हर सेट जो है कोई भी सेट जो है अगर वो पार्शली ऑर्डर सेट है तो उसकी हम चेन्स बना सकते हैं। चेन्स क्या होती हैं, चेन्स जो हैं वो पार्शियल ऑर्डर सेट का एक सब सेट होता है जो कि लीनियरली ऑर्डर या टोटली ऑर्डर सेट होता है। तो देखें क्लियरली ए इज़ नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड एज 3 and 4 आर नॉट कंपेयरेबल। अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स कंपेयरेबल हों, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। और अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स कंपेयरेबल ना हो तो हम बोलते हैं कि ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। तो अगर कोई हमारे पास पार्शली ऑर्डर्ड सेट होता है तो हम उसका एक सबसेट ले लें, तो सबसेट अगर लीनियरली ऑर्डर्ड या टोटली ऑर्डर्ड सबसेट बन जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये चेन है, चेन इन ए। अब ये जो हमें सेट ए गिवन है ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, टोटली या लीनियरली ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 4 जो है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। यानी इसका मतलब यह है कि 3 और 4 आपस में कंपेयरेबल नहीं है। कंपेयर कैसे करना है, जो आपको रिलेशन दिया गया है, रिलेशन हमें डिविजिबिलिटी का दिया गया है, तो डिविजिबिलिटी में 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये क्या है, नॉन कंपेयरेबल है। तो ये सेट फिर क्या बन गया, ये एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट बन गया। तो अगर आप इसका कोई सबसेट लें तो अगर वो लीनियरली अगर उसके तमाम एलिमेंट्स सबसेट के कंपेयरेबल हो तो हम बोलेंगे कि वो सेट क्या है, वो सबसेट जो है वो चेन बन जाएगा। तो देखें हमने इसकी 3 चेन्स बनानी है इस सेट की। तो देखें 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 24 को कर रहा है। तो देखें ये हमारे पास एक चेन बन गई। चेन कैसे बन गई, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स कंपेयरेबल हैं और ये सेट जो है वो इसका सबसेट भी है, तो इसको, इस सेट को हम इसकी चेन बोलेंगे। दूसरा 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, 6 12 को, 12 24 को कर रहा है, तो ये देखें ये भी इसका सबसेट है और इसके तमाम एलिमेंट्स कंपेयरेबल हैं, आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी चेन है। 1 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, 12 24 को कर रहा है, तो ये सेट भी उसका सबसेट है और इसके तमाम एलिमेंट्स कंपेयरेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट भी क्या है, चेन है, ठीक है। ये सबसेट भी क्या है, एक चेन है। तो हमने उस सेट ए के 3 चेन्स लिखने थे, तो हमने 1 2 3 चेन्स हमने उसके लिख दिए, ठीक है। ड्रा हैश डायग्राम रिप्रेजेंटिंग डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन ए इज़ इक्वल टू, ये सेट हमारे पास ए है, तो हमने क्या करना है, इसकी हैश डायग्राम बनानी है। हैश डायग्राम क्या होती है, ये जो हमें रिलेशन दिया गया होता है उसको इस्तेमाल करके हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जो हमें रिलेशन दिया गया होता है तो उसकी मदद से हम सेट को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो ये सेट ए है, इसमें हम देखें कि हमारे पास चेन्स बन रही हैं, ये हमारे पास 1 2 3 चेन्स बन रही हैं, क्योंकि देखें 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, 4 12 को कर रहा है और 12 जो है 24 को कर रहा है। इसी तरह 1 जो है वो 3 को, 1 जो है वो 2 को कर रहा है, 2 6 को भी कर रहा है और 6 जो है वो 12 को कर रहा है, 12 24 को कर रहा है।
1 जो है वो 3 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है और 24 को कर रहा है। इस तीनों चेन्स को इस्तेमाल करके हमने इसकी हैश डायग्राम ड्रा करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करनी है। ये देख लें। अब यहाँ से स्टार्ट करें। 1 जो है वो तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड करता है। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको 1 जो है, जितने भी नंबर्स हैं 1 तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है, आपने याद रखना है। तो 1 जो है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को कर रहा है और 12 24 को कर रहा है, ठीक है। और 1 जो है वो 3 को भी कर रहा है, 3 जो है वो 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, 12 जो है वो 24 को डिवाइड कर रहा है। ये 2 चेन्स हो गई। 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, फिर 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को कर रहा है और 12 24 को कर रहा है। तो देखें जो चेन्स हमने बनाई थी, 3 चेन जो हमने बनाई थी वो हमने यहाँ पे हैश डायग्राम में हमने वो आपको साबित कर दी हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाई हैं, ठीक है। कि 1 2 को, 2 4 को, 4 12 को, 12 24 को, फिर 1 3 को, 3 6 को, 6 12 को, 12 24 को, 1 2 को, 2 6 को, 6 12 को, 12 24 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 जो है इसका मिनिमल एलिमेंट है। मिनिमल एलिमेंट कौन सा होता है? कि ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई भी जो है वो जिसमें कोई भी एज इंटर ना हो रहा। देखें अगर ये 1 है, 1, तो इसमें अगर कोई भी एज इसके नीचे नहीं है, यानी कि कोई भी एज इसमें इस तरह करके इंटर नहीं हो रहा है, इस साइड में कोई भी एज इस तरह करके इंटर नहीं हो रहा है, तो देखें ये 1 सबसे नीचे है और कोई भी लाइन जो है इसमें इंटर नहीं हो रही। तो 1 जो है इसका मिनिमल एलिमेंट है सेट का। 24 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होता है? कि उसमें से कोई भी एज निकल ना रहा हो। मिनिमल एलिमेंट के लिए कोई एज इंटर ना हो रहा हो और मैक्सिमल एलिमेंट के लिए कोई एज आउट ना हो रहा हो। तो देखें 24 में से कोई भी एज बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ये इसका मैक्सिमल एलिमेंट है। 1 में कोई भी एज जो है वो इंटर नहीं हो रहा है, तो ये इसका मिनिमल एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर P इज इक्वल टू 1 2 3 विद यूजुअल ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ P। हेयर 1 इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट एंड ओनली मिनिमल एलिमेंट ऑफ P। तो देखें जो 1 है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। मिनिमल एलिमेंट कौन सा होता है? आपने तुक्के के तौर पर याद रखना है कि मिनिमल एलिमेंट, ये देखें यहाँ पे भी सबसे छोटा जो सबसे नीचे है वो 1 है ना, तो इसको हमने मिनिमल एलिमेंट बोल दिया जो सबसे नीचे है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो 1 है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन है ना, तो लेस देन का मतलब है कि सबसे छोटा एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो 1 है, तो 1 इसका क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट भी होगा और मिनिमल एलिमेंट भी होगा। तो इसके पास ना लास्ट एलिमेंट है और ना मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में आप मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा होता है। तो आप इसमें से कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते। अगर आज आप इसमें 1 1 लाख 1,01,512 कोई भी नंबर आप इसमें बड़े से बड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आपको उससे भी बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए इसका ना तो कोई लास्ट एलिमेंट है और ना ही इसका कोई मैक्सिमल एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है और वही इसका मिनिमल एलिमेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एस हमारे पास सेट है 1 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमने इसको हैश डायग्राम इसकी बनाई है। ये हमें क्वेश्चन में दी गई है हैश डायग्राम, और ए इसका हमने एक सबसेट लिया है। हमने इसका सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने इस सेट का क्या फाइंड आउट करना है? सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करना है। तो देखें ये हमारे पास ये वाली हैश डायग्राम थी 1 से लेकर 8 तक, ये जो खाने बने हुए हैं ये सेट एस है, और जिन सेट्स को मैंने इस तरह करके ये बाउंड्री दी हुई है वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि सेट एस में जो सबसे ऊपर एलिमेंट्स हैं, सबसे ऊपर एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए अपर बाउंड। अपर बाउंड कौन सा एलिमेंट होता है? जो सेट के तमाम एलिमेंट्स से क्या हों? बड़े हों या बराबर हों। यानी ऐसा एलिमेंट अपर बाउंड कहलाता है जो सेट के तमाम एलिमेंट्स, जिससे सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे हों या बराबर हों। ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे हों या बराबर हों उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। तो देखें ये 1 जो है इससे एस के तमाम एलिमेंट्स नीचे आ रहे हैं, तो 1 इसका अपर बाउंड हो गया। 2 जो है वो भी अपर बाउंड है, क्योंकि 1 और 2 दोनों एक ही लेवल पे हैं। अगर 1 अपर बाउंड है तो 2 से भी सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे हैं या बराबर हैं। और 3 जो है, 3 हमारे पास क्या है? 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं या बराबर हैं, ठीक है। 1 2 3 इसके अपर बाउंड्स हो गए। तो अपर बाउंड जितने भी होंगे उनमें जो सबसे
बड़ा अपर बाउंड होगा उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। सेट ए का क्या होगा, वो सुप्रीमम होगा। तो इसका मतलब ये है। तो देखें अपर बाउंड्स के लिए आपने याद रखना है कि जो अपर बाउंड एलिमेंट है वो सेट एस से आएगा, और आपने जो कंपेयर करना है वो आपने ये सब सेट्स वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो देखें जो 1 है, 2 है और 3 है, इससे सेट ए के तमाम एलिमेंट्स छोटे हैं, नीचे हैं। तो ये 1 2 3 इसके अपर बाउंड्स बन गए। तो सुप्रीमम क्या होता है, जो अपर बाउंड में से सबसे बड़ा होगा। तो 1 2 3 में सबसे बड़ा क्या है, 3। लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड सेट एस का वो एलिमेंट होता है जिससे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े हों, ठीक है, जिससे सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या हों, बड़े हों। तो देखें यहाँ पे 8 जो है, 8 यहाँ पे सबसे नीचे है। तो 8 जो है यहाँ पे 4 5 7, ठीक है, 4 5 7 8 से क्या है, छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि लोअर बाउंड क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े हैं किससे, छोटे हैं किससे, 8 से। तो इसका मतलब ये है कि जो 8 है वो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड का क्या मतलब है कि सेट एस के तमाम, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स अगर उससे ऊपर मौजूद हों, तो 8 जो है ये नीचे है और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। तो ए जो है, 8 जो है वो इसका लोअर बाउंड होगा। अब लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फीमम बोलते हैं। तो यहाँ पे तो लोअर बाउंड है ये एक, तो इसका इन्फीमम भी क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखें 6 और 7 जो है वो क्यों नहीं है, 6 और 7 इसलिए नहीं है कि आप जो है वो 6 हमारे पास 7 हो सकता था क्योंकि ये इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास क्या है कि 6 से 7 तक, 6 और 7 दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों नॉन कंपेरेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों लोअर बाउंड की दौड़ से निकल जाएंगे। सिर्फ इसका लोअर बाउंड 8 होगा क्योंकि 6 से आप 7, 6 जो है वो 7 से रिलेटेड नहीं है, 6 5 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है, लेकिन 6 जो है वो 7 तक नहीं पहुंच रहा, डायरेक्ट 7 तक नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए ये लोअर बाउंड नहीं है, 6 और 7 इसके लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट एस, हमारे पास ये है, इज़ ऑर्डर्ड बाय डायग्राम। सेट एस की डायग्राम हमने ये बनाई है, सेट टी की डायग्राम हमने ये बनाई है। तो ऑर्डर हमने डिविजिबिलिटी का शो करवाया है, ठीक है। ऑर्डर इस पे कौन सा, डिविजिबिलिटी का। तो हमने शो करवाना है कि एस जो है वो आइसोमार्फिक है टी के। आइसोमार्फिक क्या होता है कि बिल्कुल कॉपी होना। दो सेट्स कब आइसोमार्फिक होते हैं, जब एक जो है वो दूसरे की बिल्कुल सेम कॉपी हो, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट्स आपस में क्या है, आइसोमार्फिक हैं, ठीक है। और आइसोमार्फिक के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन हमारा 1 to 1 होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ऑर्डर प्रिजर्व करना चाहिए, कि जो ऑर्डर यहाँ पे है हमारा वही ऑर्डर यहाँ पे भी प्रिजर्व करना चाहिए। तो देखें अब हम सबसे पहले फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। तो एस से लेकर टी तक हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया। कैसे डिफ़ाइन किया कि जब फंक्शन ए पे अप्लाई होता है तो हमें 6 मिलता है। देखें जब हमने इस एलिमेंट पे हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें इसी जगह वाला एलिमेंट मिला। जब हमने फंक्शन को सी पे अप्लाई किया तो हमें इसी जगह वाला एलिमेंट मिला। जब हमने बी पे अप्लाई किया तो इसी जगह वाला 8 एलिमेंट मिला। डी पे अप्लाई किया तो हमें 1 मिला। तो ये देखें हमने ये चीज़ लिखी है। अब अगर आप गौर करें डी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू सी है, क्योंकि डी जो है वो निचले लेवल पे है, सी ऊपर है, तो डी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू सी है। इसी तरह देखें कि 1 जो है वो भी नीचे है और 2 ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इमेजेस हैं ये सेट है और ये इमेजेस का सेट है। ये एस के एलिमेंट्स हैं और ये टी के एलिमेंट्स हैं। तो देखें अगर डी जो है वो नीचे था और सी ऊपर है, इसी तरह जब फंक्शन अप्लाई हुआ तो डी फिर भी ये वाला एलिमेंट फिर भी नीचे रहा और 2 ऊपर रहा। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर प्रिजर्व कर गया, यानी जिस लोकेशन पे डी था उसी पे हमें 1 मिला, जिस पे सी था उसी पे हमें 2 मिला। इसी तरह ये जो सी है वो नीचे है और बी ऊपर है, तो सी लेस देन आर इक्वल टू बी है। इसी तरह जो 2 है सी की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है वो भी लेस देन आर इक्वल टू 8 है। तो देखें ये फंक्शन 1 to 1 भी है, क्योंकि देखें एक एलिमेंट के तौर पर हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है और ये ऑर्डर भी प्रिजर्व कर रहा है। तो कोई फंक्शन अगर ऑर्डर भी प्रिजर्व कर रहा हो और 1 to 1 भी हो तो वो सेट्स जो होते हैं जिनके दरमियान वो फंक्शन डिफाइन होता है वो दोनों सेट्स क्या होते हैं, आइसोमार्फिक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस और टी आपस में क्या है, आइसोमार्फिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एनी वेल ऑर्डर्ड सेट ए इज़ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि हर जो वेल ऑर्डर्ड सेट होगा वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा। लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं। और वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, वेल ऑर्डर्ड सेट ऐसा सेट होता है जिसका आप कोई भी सब सेट लें और उस सब सेट का आपको कोई ना कोई फर्स्ट एलिमेंट लाजमी मिले। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है, ये भी पेपर में आ सकती हैं। हमने प्रूव करना है कि हर वेल ऑर्डर्ड सेट जो है वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होता है।
फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए जो है वो एक वेल आर्डर सेट है। आल्सो हमने ये लेट किया कि ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। हमने एक सेट ए लिया जो कि वेल आर्डर्ड है और फिर उस सेट ए में से हमने दो एलिमेंट्स ए और बी ले लिया है। देन द सबसेट ए कोमा बी ऑफ ए हैज़ अ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखें अगर हम इन दो एलिमेंट्स ए और बी को इस्तेमाल करें तो ये एक सबसेट बनता है ए कोमा बी। ये एक क्या बनता है, सबसेट बनता है किसका, ए सेट का। ए सेट का ये क्या बनता है, सबसेट बनता है। और क्लियरली इसमें हमें एक फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, ए, ठीक है। विच देयर फॉर मस्ट प्रिसीड द अदर। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो प्रिसीड करेगा बी को। प्रिसीड करने का क्या मतलब है, प्रिसीड करने का ये मतलब है कि अगर आपका रिलेशन लेस दैन आर इक्वल टू है, लेस दैन आर इक्वल टू, तो ए जो है वो छोटा होगा बी से। तो दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, कंपेयरेबल हो गए। दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, ए के, दोनों एलिमेंट्स ए के कंपेयरेबल हो गए। तो देखें जो सेट के तमाम एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स कंपेयरेबल हों, अब इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, दोनों कंपेयरेबल हैं, तो क्या हो गया, ये सेट लीनियरली आर्डर्ड हो गया। तो हम एक वेल आर्डर्ड सेट ए लेके चले थे, उसमें हमने दो एलिमेंट्स ए और बी लिए, उसका हमने सबसेट बनाया। अब ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट्स से छोटा होगा, ठीक है। तो यानी वो कंपेयरेबल है दोनों एलिमेंट्स, तो कंपेयरेबल हो गए, तो इसका मतलब सेट जो है वो लीनियरली आर्डर्ड हो गया। Consider set A is equal to 1 to 3 with usual ordering is an similar mapping under set inclusion। तो देखें यहाँ पे एक सेट A है और हमने इस पर यूजुअल ऑर्डरिंग डिफ़ाइन की है। तो हमने ये चीज़ शो करनी है कि जो सबसेट रिलेशन है या सेट इंक्लूजन का जो रिलेशन है वो क्या है, वो एक सिमिलर मैपिंग है या आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एस ऑफ वन क्या है, 5। एस ऑफ वन क्या है, एस ऑफ वन लिखते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ वन। एस ऑफ वन इनिशियल सेगमेंट का क्या मतलब है, हम सबसे पहले इन तमाम एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट लेंगे, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। तो 1 का इनिशियल सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस ऑफ वन से। 1 का इनिशियल सेगमेंट क्या है, इससे पीछे वाले तमाम एलिमेंट्स। तो 1 के पीछे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल सेगमेंट खाली सेट आ जाएगा। अब 2 का इनिशियल सेगमेंट लेते हैं, 2 के पीछे कितने एलिमेंट्स हैं, 1, तो इसका सेट जो है वो सिर्फ 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 का जो इनिशियल सेगमेंट है वो 1 आ जाएगा। 3 का इनिशियल सेगमेंट क्या होगा, 1,2, क्योंकि 3 से पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एस ऑफ ए। एस ऑफ ए का क्या मतलब है कि एक सेट बनाएंगे किसका, तमाम इनिशियल सेगमेंट्स का। तो एक सेट हमने बनाया 5, 1, 1, 2, तो ये हमने एक सेट बना दिया इनिशियल सेगमेंट्स का। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो सेट ए से इस सेट पर मैप कर रहा है, यानी कि हमने क्या किया कि एक फंक्शन ए, सेट ए से एस ऑफ ए पे डिफ़ाइन किया। ये सेट हमारा ए था और ये सेट हमारा एस ऑफ ए है। इस पर हमने दोनों पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया। कैसे डिफ़ाइन किया कि जब आप फंक्शन में कोई एलिमेंट डालेंगे तो वो उसका इनिशियल सेगमेंट हमें दे देगा। जैसे कि फंक्शन में हमने 1 डाला सेट ए में से, तो उसने एफ ऑफ 1 किसको बराबर कर दिया, एस ऑफ 1। देखें एफ ऑफ एक्स बराबर है एस ऑफ एक्स के, तो देखें 1 डाला तो यहाँ पे 1 डाला, तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एस ऑफ 1। एस ऑफ 1 किसके बराबर है, 5 के, तो देखें ये 5 आ गया। जब 2 डाला तो एफ ऑफ 2 बराबर आ जाएगा एस ऑफ 2 के, तो एस ऑफ 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये देखें हमने 1 सेट के बराबर लिख दिया। अब अगर इसमें 3 डालें तो एफ ऑफ 3 एस ऑफ 3 के बराबर आ जाएगा, और एस ऑफ 3 किसके बराबर है, 1,2, ये सेट के बराबर है। अब देखेंगे ए सेट हमारा ये है, एस ऑफ ए हमारा ये सेट है, दोनों सेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अब क्लियरली यहाँ पे देखेंगे 1 जो है वो लेस है 2 से, 1 जो है वो लेस है 2 से। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर भी प्रिजर्व करना चाहिए। सिमिलर मैपिंग का यही मतलब है कि ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए, कि जब 1 हमारा लेस दैन 2 है तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी ये लेस ही होना चाहिए। तो 1 फंक्शन 1 अप्लाई किया, फंक्शन 2 अप्लाई किया, तो ये लेस हो गया। तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे क्या था, 5। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 5। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, 1। तो देखें ये जो 5 जो है वो सबसेट है 1 का, इस सेट का। हर सेट का हमेशा खाली सेट हमेशा सबसेट होगा। कोई भी सेट ले लें उसका खाली सेट हमेशा सबसेट होगा। तो 5 जो है वो इस सेट का सबसेट होगा। तो देख लें ये चीज़ बराबर हमने प्रूव कर दी, क्योंकि यहाँ पे लेस नहीं अब हमने लेना, हम डिफ़ाइन कर रहे हैं सेट इंक्लूजन, ठीक है। तो 5 जो है वो इसका सबसेट है। इसी तरह 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो एफ ऑफ 2 जो है वो भी एफ ऑफ 3 से छोटा होगा। एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू ये थी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये थी, तो ये 1 जो है वो इसका सबसेट बन गया, 1 जो है वो इसका सबसेट बन गया। इसी तरह 1 जो है वो 3 से छोटा है,
तो एफ ऑफ 1 वो लेस होगा एफ ऑफ 3 से। एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 5 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 1,2। तो 5 जो है वो 1,2 सेट का क्या होगा, सब सेट होगा। तो देखें ये ऑर्डर भी प्रिजर्व कर रहा है और हमारा 1 to 1 भी है, तो ये सिमिलर मैपिंग हमने शो करवा दी। ठीक है, हमारा जो एक्चुअल रिलेशन था वो सेट इंक्लूजन का सब सेट का था। ठीक है, ये तो हमने ऑर्डर प्रिजर्व करके हमने ये चीज़ शो करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स P इज़ इक्वल टू 1 to 3। P हमारा ये सेट है और S हमने ये एक स्पेशल सेट लिया है। प्रूव P इज़ शॉर्टर देन S। वी कैन फाइंड एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ S एज S ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। वी कैन सी दैट P इज़ आइसोमॉर्फिक टू S ऑफ 2। इट इम्प्लाइज दैट P इज़ शॉर्टर देन S आल्सो 2 इज़ लिमिट एलिमेंट ऑफ S। तो देखें ये हमारे पास एक सेट S था और हमने शो करवाना है, ये हमारे पास एक सेट P है पॉजिटिव इंटीजर्स का। हमने ये चीज़ शो करवानी है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है ये शॉर्टर है। ये तो वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है और ये सेट जो है ये बड़ा सेट है। हमने शो करवाना है कि P जो है वो शॉर्टर है और S जो है वो एक बड़ा सेट है। तो बड़ा सेट और छोटा सेट कैसे साबित करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि ये जो बड़ा सेट है इसके किसी एक एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट ले लेंगे। ठीक है, हम अगर इस सेट के किसी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट लें और वो इनिशियल सेगमेंट इस सेट के बराबर या आइसोमॉर्फिक आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये जो सेट P है वो शॉर्टर हो गया इस सेट S से। तो देखें हमने क्या किया कि इस सेट में से ये जो 2 है इस एलिमेंट का हमने इनिशियल सेगमेंट लिया। 2 से पिछले तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो 2 से पीछे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो देखें 2 से पीछे तमाम एलिमेंट्स इसके इनिशियल सेगमेंट में आ गए। तो देखें P जो है आइसोमॉर्फिक है S ऑफ 2। आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि ये 1 जो है इसके लिए 1 एलिमेंट, 2 के लिए 3 एलिमेंट, 3 के लिए 5 एलिमेंट, 4 के लिए 7 एलिमेंट, यानी इसमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस आ गई। P और S ऑफ 2 में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस आ गई। तो P जो है वो फिर शॉर्टर हो जाएगा सेट S से। P सेट जो है वो छोटा बन जाएगा सेट S से। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अगर कोई सेट आइसोमॉर्फिक हो जाए किसी दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट से तो वो क्या हो जाएगा, फिर P जो है फिर वो शॉर्टर हो जाएगा S ये बड़े सेट से। और इसमें जो 2 है वो लिमिट एलिमेंट है। ये जो सेट S है इसका लिमिट एलिमेंट अगर आपको पूछे तो वो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन चॉइस फंक्शन एंड एक्सियम ऑफ चॉइस। चॉइस फंक्शन लेट्स सी बी आर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। सी को आपने ऐसे समझना है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स के तौर पर खाली सेट मौजूद नहीं है, यानी एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है सी जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट मौजूद हैं, यानी एलिमेंट्स के तौर पर सेट मौजूद हैं और उनमें से कोई भी सेट खाली नहीं है। तमाम सेट जो हैं वो नॉन एम्प्टी हैं। जो सेट सी में एलिमेंट्स हैं वो सेट के तौर पर एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी एलिमेंट्स के तौर पर सेट मौजूद है। ठीक है, सेट सी में सी सेट है ना एक, ठीक है, सी सेट है और उसमें एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद क्या हैं, सेट ही मौजूद हैं और तमाम सेट्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी हैं। अगर कोई फंक्शन अगर फंक्शन f A से यूनियन ऑफ C तक डिफ़ाइन करें, अगर हमने एक ऐसा फंक्शन A से यूनियन ऑफ C, यानी कि यूनियन ऑफ C का क्या मतलब है कि सेट C में जितने सेट्स थे हमने उसका यूनियन किया और फंक्शन अप्लाई किया हमने A सेट से यूनियन ऑफ C। सबसे पहले हमने सेट C में से कोई सेट A लिया, फिर हमने उसका एक फंक्शन अप्लाई किया A से लेकर यूनियन ऑफ C तक, तो वो फंक्शन हमारा चॉइस फंक्शन कहलाएगा C के लिए। अगर हमने उस सेट A पे वो फंक्शन अप्लाई किया और हमें जो एलिमेंट मिला वो उसी सेट में बिलोंग कर गया तो वो हमारा चॉइस फंक्शन होगा। इसकी आपको एग्जांपल से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी कि फ़र्ज़ करें कि C सेट हमारे पास है, जितने भी ममालिक हैं दुनिया पे जितने भी ममालिक हैं उनका जो सेट है वो हमने C ले लिया। ईच कंट्री एज ए कलेक्शन ऑफ सिटीज़, और उनमें हर जो मुल्क है उसमें ज़ाहिरी बात है आगे शहर होंगे, बहुत सारे शहर होंगे। देन यूनियन ऑफ सी इज़ सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑन अर्थ। तो अगर आप देखें इनका यूनियन करें तो दुनिया में जितने भी शहर होंगे फिर उसका सेट बन जाएगा। यूनियन सी जो है फिर क्या होगा, तमाम सिटीज़ का जो है वो सेट बन जाएगा जितने भी दुनिया में सेट हैं।
तो चॉइस फंक्शन असाइन ईच कंट्री इट्स कैपिटल सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ चॉइस फंक्शन। तो देखें अगर आप इस पे चॉइस फंक्शन अप्लाई करें, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने सी से यूनियन ऑफ सी पर आपने फंक्शन अप्लाई किया, तो वो चॉइस फंक्शन कब होगा? तो चॉइस फंक्शन ऐसा हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया कि जो हर कंट्री को, जब आप कंट्री कोई भी चूज़ करते हैं, आप उस पर फंक्शन अप्लाई करें तो वो फंक्शन क्या करता है, उसको उसके दारुल हुकूमत या कैपिटल सिटी पर मैप कर देता है। तो ये फंक्शन क्या होगा, चॉइस फंक्शन की एक एग्जांपल होगी। फॉर एग्जांपल कि हमने पाकिस्तान लिया, हमने क्या लिया, पाकिस्तान ले लिया। पाकिस्तान पर हमने फंक्शन अप्लाई किया। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन इसको कर रहा है कैपिटल सिटी पे मैप। कैपिटल सिटी क्या है, इस्लामाबाद। तो देखिए इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान में बिलोंग कर गया ना, ठीक है। इस्लामाबाद इंडिया में तो मौजूद नहीं है। तो देखें हमने जो एलिमेंट लिया था सेट सी में से हमने एक कंट्री लिया पाकिस्तान, और उस पर हमने फंक्शन अप्लाई किया। फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें जो शहर मिला वो उसी सेट जो हमने जो कंट्री लिया था उसी में बिलोंग कर गया। तो ये इसके लिए क्या होगा, एक चॉइस फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए कि हमने कंट्री का जो सेट था उसमें से पाकिस्तान लिया, उस पर हमने चॉइस फंक्शन एफ़ अप्लाई करके, एफ़ क्या करता है, उसको कैपिटल सिटी पे मैप करता है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद भी तो पाकिस्तान में है ना। तो देखें हमने एफ़ ऑफ ए जो है जब किया तो ये बिलोंग कहाँ से कर गया, ए में। तो यही तो चॉइस फंक्शन की डेफिनेशन है कि आपने जब ए एलिमेंट लेके एफ़ उस पर अप्लाई किया तो उसका आंसर भी कोई सेट ए में से ही आ गया। तो इस्लामाबाद भी तो सेट ए में से ही है ना, ये पाकिस्तान में से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सी अगर हमारे पास सेट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपके पास जो सी है उसमें तमाम पावर सेट्स मौजूद हैं नेचुरल नंबर्स के सिवाय एम्प्टी सेट के, क्योंकि हमने कलेक्शन में एम्प्टी सेट नहीं लेना। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कलेक्शन में हमने एम्प्टी सेट नहीं लेना। तो देखें जो पी ऑफ एन है इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर्स के जितने भी पावर सेट हैं वो नेचुरल नंबर्स का जितना भी पावर सेट है उसमें से अगर आप 5 निकाल दें तो इस पर अगर आप फंक्शन अप्लाई करें एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू मिन ऑफ ए इज़ द चॉइस फंक्शन ऑन ए। तो ये जो फंक्शन है ये भी चॉइस फंक्शन है इस सी पर। ये जो सेट सी है इस पर क्या है, चॉइस फंक्शन है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई सेट ए है जो हमने सी से ले लिया, देन एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो देखें अगर आपने कोई सेट देखें 1 2 लिया, 1 2 आपने सेट लिया पी ऑफ एन से। पी ऑफ एन से आपने क्या किया, एक सेट उठाया ए, एक कौन सा सेट लिया 1,2। तो 1,2 पे जब आपने फंक्शन अप्लाई किया तो वो क्या करता है, वो मिनिमम एलिमेंट पे मैप कर देता है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए पे। तो मिनिमम ऑफ एलिमेंट क्या है सेट में 1, तो 1 ए से बिलोंग कर रहा है। तो जब एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 आया, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये फंक्शन एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू ए हमारा चॉइस फंक्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियम ऑफ चॉइस। लेट सी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन फॉर सी। ये एक्सियम ऑफ चॉइस है कि अगर कोई भी सेट सी हमारे पास है नॉन एम्प्टी सेट्स का, तो हमारे पास कोई ना कोई चॉइस फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा सेट सी के लिए, ठीक है। ये एक्सियम ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन जोन्स लेमा एंड गिव एग्जांपल। जोन्स लेमा क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी पार्शियल ऑर्डर सेट है इन विच एवरी चेन क्या होती है, लीनियरली ऑर्डर सबसेट। कि अगर आपके पास कोई पार्शली ऑर्डर सबसेट है और उसका आपने लीनियरली ऑर्डर सबसेट लिया है तो वो चेन कहलाती है। अगर कोई हमारे पास एक एक्स नॉन एम्प्टी पार्शली ऑर्डर सबसेट है, पार्शली ऑर्डर सेट है, और उसकी हमने तमाम चेन जो हैं अगर उनके पास कोई ना कोई अपर बाउंड है, देन एक्स कंटेन्स एट लीस्ट 1 मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। यानी अगर आपने एक्स की तमाम चेन्स बनाई हैं और तमाम चेन्स के पास कोई ना कोई अपर बाउंड मौजूद है तो एक्स के पास कोई ना कोई लाजमी एक मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एक्स है और इस पर हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया डिविजिबिलिटी का। तो हम पढ़ के आए हैं कि ये 3 जो सेट्स हैं ये क्या हैं, इसकी चेन्स हैं। हम पीछे इसका क्वेश्चन करके आए हैं, ये तीनों सेट्स क्या हैं, चेन्स हैं। तो देखें ऑल चेन्स हैज़ अपर बाउंड 24। तो ये 24 जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, तमाम चेन्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 24 है। तो देखें यहाँ पे
ऑल चेन जो हैं वो उनके पास कोई ना कोई अपर बाउंड मौजूद है तमाम चेन्स के पास। तो इसका मतलब ये है कि सेट एक्स के पास भी मैक्सिमल एलिमेंट कोई ना कोई ज़रूर होगा, और सेट एक्स का जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो 24 है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 जो है वो इस वीडियो का ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके क्वेश्चंस और भी मौजूद हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, तो आपने दोनों पार्ट्स देखने हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट के पास भी हाज़िर होंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।